एक तरफ इजराइल और अमेरिका के हमले तेज हो गए हैं तो दूसरी तरफ ईरान भी जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं है। इसी बीच दावा किया गया है कि अब जल्द ही अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला कर सकता है। पूरी रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब तबाहकुन मोड़ पर पहुंच चुकी है। लगातार हो रहे हमलों ने पूरे इलाके को गैर मुस्तहकम कर दिया और अब हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि न्यूक्लियर हमले का अंदेशा जताया जा रहा है। यूएन से जुड़े डिप्लोमेट मोहम्मद सफा ने अचानक अपने ओहदे से इस्तीफा देकर दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूएन के कुछ सीनियर अफसरान गैर जानिबदार नहीं बल्कि एक ताकतवर धड़े के हक में काम कर रहे हैं। सफा ने साफ शब्दों में लिखा कि वो उन हालात का हिस्सा नहीं बन सकते जहां न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी की जा रही हो। करीब 12 साल तक यूएन के साथ जुड़े रहने के बाद उनका यह कदम कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या आने वाले दिनों में ईरान पर बड़ा हमला होने वाला है? मिडिल ईस्ट में चल रही जंग न्यूक्लियर वॉर में बदलने जा रही है। इधर जंग के बीच ईरान की पार्लियामेंट में भी एक बड़ा प्रपोजल सामने आया। ईरान ने ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि एनपीटी से बाहर निकलने पर गौर करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस ट्रीटी में देश की न्यूक्लियर पॉलिसीज में बड़े बदलाव शामिल हैं, जिनमें एनपीटी से हटना, पुराने न्यूक्लियर समझौतों को रद्द करना और साथ ही ममालिक के साथ नई न्यूक्लियर पॉलिसीज बनाना शामिल है। हालांकि इस ट्रीटी पर कब बहस होगी और इसे कब मंजूरी मिलेगी, इस पर अभी भी बेयकीनी बनी हुई है। ईरान के एनपीटी से बाहर निकलने के बीच अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान को वार्निंग देते हुए कहा है कि वो कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकते हैं। The Iranian regime can never have nuclear weapons, and they need to stop sponsoring terrorism, and they need to stop building weapons that can threaten their neighbors. These short-range missiles that they're launching, they only have one purpose, and that is to attack Saudi Arabia and the UAE and Qatar and Kuwait and Bahrain. That is the range of these weapons. And they have thousands of them. They've built extraordinary numbers of them, and not to mention, you know, their desire to have this nuclear weapon to threaten and blackmail the world with. That will never be allowed to happen. It's too great a risk. एनपीटी का मकसद दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की तशहीर को रोकना है। एनपीटी 1968 में बनाई गई थी। इस ट्रीटी के मुताबिक न्यूक्लियर एनर्जी का पुरअमन मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। न्यूक्लियर हथियार रखने वाले देश दूसरे देशों को न्यूक्लियर हथियार नहीं दे सकते हैं। लेकिन मौजूदा हालात में इस ट्रीटी की तासीर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एनपीटी से निकलने वाले प्रपोजल्स के बाद ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने पर जोर देगा, जो अमेरिका और इजराइल को गवारा नहीं होगा। तारीख गवाह है कि जब भी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हुआ, तबाही हुई है। हिरोशिमा और नागासाकी न्यूक्लियर हमले इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जिसके बाद दुनिया ने न्यूक्लियर हथियारों के खतरे को समझा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मिडिल ईस्ट की ये जंग अब न्यूक्लियर खतरे में बदलने वाली है? और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ एक इलाके तक लिमिटेड नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। फिलहाल दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं, जहां हर गुजरता पल बेहद अहम होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। क्या परमाणु वॉर शुरू होने जा रहा है, न्यूक्लियर वॉर शुरू होने जा रहा है? और मुस्तफा मोहम्मद सफा की तरफ से जो बात कही गई है, क्या उसमें वाकई में सच्चाई है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया? यूएन में डिप्लोमेट थे, लेकिन अब वो डिप्लोमेट नहीं रहे हैं और ये रीजन उन्होंने बताया है सोशल मीडिया पर पोस्ट करके। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। ब्रिगेडियर शरदेंदु साहब, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही मुस्तफा जैदी साहब, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले ब्रिगेडियर शरदेंदु साहब, आपके पास आना चाहूंगी। यूएन के डिप्लोमेट मोहम्मद सफा ने जो बयान दिया है, बयान कहें जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, उसने एक खलबली, एक सनसनी मचा दी है। यहाँ आपको क्या लगता है, इस बयान को उनके किस तरह से देखा जाए और वाकई में इसमें कोई सच्चाई आपको नजर आती है? जो बयान दिया है तो नेचुरली उसमें सच्चाई नजर आती है मेरे को, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि जो आज की डेट में युद्ध जिस स्तर पे जा रहा है, जिस तरीके से अमेरिका ने लगातार बम्बार्डमेंट किया है, जिस तरीके से अटैक जारी रखा है, और जिस तरीके से इजराइल के हमले में इस्फहान शहर में जो कि न्यूक्लियर
इंस्टॉलेशन है उसको टारगेट किया गया, और इनफैक्ट ईरान के तमाम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को कभी ना कभी स्ट्राइक किया गया है। तो एक तरीके का न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा है, और जब ईरान एनपीटी से बाहर निकलता है तो वो स्वतंत्र हो जाता है अपने न्यूक्लियर वेपन को और आगे ले जाने के लिए। जब तक वो एनपीटी का सिग्नेटरी है तब तक उसके हाथ बंधे रहते हैं। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, आप किसी से दे नहीं सकते, कोई आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर कर सकता, इस तरीके की चीजें, और आप डेवलप नहीं कर सकते। जब आप इस दायरे से बाहर निकल जाते हैं तो आप एक स्वतंत्र तरीके से अपने न्यूक्लियर पॉलिसी को आगे ले जा सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। लिहाजा इनके बयान में बहुत दम है, इसको समझना पड़ेगा। और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो वो मिडिल ईस्ट पे अपनी जो लीडरशिप है उसके जोर को और पुख्ता तरीके से वर्ल्ड के सामने रखेगा। और क्या वो ये स्टेज आगे रखी? मेरा मानना है कि ईरान अभी उस स्टेज से बहुत दूर है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से आप बाहर निकल पाएंगे, लेकिन जिस तरीके का थ्रेट आपके ऊपर अमेरिका का बना हुआ है, जिस तरीके से इजराइल आपको स्ट्राइक कर रहा है, क्या आप इसको आगे ले जा पाएंगे? मेरा मानना है कि पहले तो ये युद्ध खत्म हो, उसके बाद ये सारी चीजें हो सकती हैं। इस युद्ध में सबसे बड़ा खतरा देखिए न्यूक्लियर रेडिएशन का है। इतने सारे इंस्टॉलेशन और कहाँ पे इनरिच यूरेनियम है, जिसके लिए अमेरिका ने कहा कि वो ग्राउंड फोर्सेस भी लॉन्च कर सकता है। तो इस तरीके का जब कमिटमेंट अमेरिका और इजराइल दिखाता है, और ईरान में अगर डिफेंसेस उनके कमजोर पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि कोई ऐसा स्ट्रीट बॉम्ब या एक पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन के साथ अगर तमाम उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे स्ट्राइक हो जाती है, तो हो सकता है न्यूक्लियर रेडिएशन बने, हो सकता है वहां पे, फिर उसका जो तबाही होती है वो अलग किस्म की होती है। आप न्यूक्लियर वेपन तो बाद में बनाएंगे, पहले इस रेडिएशन को हमें रोकने के लिए आईएई को और अग्रेसर होना पड़ेगा, और अमेरिका और इजराइल को एक डिक्टेट देना पड़ेगा कि वो इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को इस तरीके से टारगेट ना करें जिससे कि वहां रेडिएशन का खतरा बना रहे। देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ईरान वेपन ग्रेड यूरेनियम इनरिच करने से अभी दूर है। उसके पास 60% ऐसा लोग बोलते हैं इनरिच यूरेनियम है, जिसकी संख्या है 455-460 केजी के आसपास। अगर इसका फर्दर इनरिचमेंट चलता है और वेपन ग्रेड के लिए अगर 85 या 90% इनरिचमेंट हो जाता है, तब आप वेपन ग्रेड में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी वो हालात ऐसे आए नहीं, और साथ में वहां की जो लीडरशिप है, पेचेस्कियां जो उनके प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में उनका इंटरेस्ट नहीं है। ईरान की इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर पॉलिसी फॉलो करेंगे जो कि पीसफुल पर्पस के लिए होगा, उनका वेपन बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यही बात जब जेनोवा में या मस्कट में जब बात हो रही थी ईरान और अमेरिका बीच में, जब डील की जो वार्ता चल रही थी, उसमें भी यही एग्रीमेंट हुआ था कि अमेरिका के प्रेशर में तो नहीं कह सकते, लेकिन सुझाव में ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ने के लिए तैयार है, जो कि वेपन या मिलिट्री पर्पस के लिए, लेकिन पीसफुल पर्पसेस के लिए वो इसको कंटिन्यू रखेगा। तो जब इस स्थिति में ईरान था तो स्ट्राइक की वजह नहीं बनती थी। अब आपने इस देश को एंटेगनाइज कर रखा है, उसके सॉवरेनिटी पे आपने हमला किया है। अब जब अमेरिका को लगातार हमले झेलने पड़ रहे हैं, उनके मिलिट्री बेसेस अंडर अटैक हैं, और इजराइल को भी तमाम नुकसान उठाना पड़ रहा है, तब आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि और ईरान अपनी इंडिपेंडेंट अब तो इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहेगा। अब वो इस सिचुएशन में एनपीटी से बाहर निकल के एक नई नीति अपनाना चाहता है। हो सकता है जब एनपीटी से वो बाहर निकले तो उसकी मदद के लिए चाइना या रशिया की टेक्नोलॉजी उनको मिले, जिससे वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मिलिट्री और नॉन मिलिट्री यूज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम संभावनाएं अमेरिका ने बढ़ा दी हैं। हालांकि इसके 1 महीने पहले या 2 महीने पहले ईरान रेडी था पीसफुल पर्पस के लिए, उसका वेपन ग्रेड में कन्वर्ट करने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन अब सिचुएशन अमेरिका और इजराइल के बरखिलाफ जाती हुई नजर आ रही है, और ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ गया तो इजराइल जिस तरीके से मनमानी कर रहा है गाजा में, वेस्ट बैंक में, बेरूत में, लेबनान में, वो जो उसके जो इस तरीके के अपने एक तरफा कदम है वो रुकेंगे, और कहीं ना कहीं सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट की लीडरशिप में एक बदलाव दिखेगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट की जो लीडरशिप है पूरा वेस्ट ओरिएंटेड है, वो आज की डेट में अमेरिका की तरफ देखती रहती, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। उनकी तमाम सिक्योरिटी की नीड अमेरिका पूरी करता है, लेकिन इस युद्ध ने साबित कर दिया है कि वो सब खोखले वादे थे, खोखले मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे। सिक्योरिटी तो अमेरिका ने कुछ नहीं दी, बल्कि गल्फ देशों में नुकसान और पहुंचा है। कितना एनर्जी लॉस हुआ, कितनी तबाही हुई, कितनी जगह 8 देशों में ईरान ने, और अब इसकी भरपाई के लिए इनसे एक आर्थिक मदद भी मांगी जा सकती है। इसकी भी सुगबुगाहट होनी शुरू हो गई है। हालांकि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपने जिस तरीके से यहाँ पर जिक्र किया एनपीटी का, उसी से रिलेटेड मेरा सवाल मुस्तफा जैदी साहब आपसे है। जो मोहम्मद साफा, जो कि यूएन डिप्लोमेट है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है,
उनकी तरफ से जो बयान आया है सोशल मीडिया पर, उसको रिलेट कर कर देखा जा रहा है ईरान के पार्लियामेंट में जो अभी रिसेंटली चर्चा हुई है, हालिया चर्चा हुई है एनपीटी को लेकर। क्या आपको लगता है कि ईरान भी इस बात से वाकिफ है कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं आने वाले वक्त में? हालांकि ट्रंप का नाम नहीं लिया है मोहम्मद साफा ने, शक्तिशाली देश के हित में काम किया जा रहा है यूएन के कुछ सीनियर अधिकारियों के जरिए, ये उन्होंने बात कही है। देखिए, यूएन है या आईएईए है, जो एटॉमिक एजेंसी है, वो हमेशा एक बायस काम किया है, एक तरफा उन्होंने हमेशा जो है फैसले किए हैं। तो अगर जो साफा जो जिस तरीके से एक विजिल ब्लोअर का काम कर रहे हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर किसी किस्म का न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होता है तो क्या जो है वो बुरे हालात बन सकते हैं। मगर कि यहाँ पे सवाल जो है आईएईए और यूनाइटेड नेशंस का है कि जो खामोशी से जो है वो कंप्लिसिट रहे हैं अमेरिकी और इजरायली जो है एग्रेशन में, अमेरिकी इजरायली हमलों में। इसीलिए कि जो गौरसी है, जो आईएईए के चीफ है, उन्होंने 12 रोजा जो जंग हुई थी जून के महीने में, उसमें उन्होंने गलत रिपोर्ट दी थी। उसी के 6 महीने के बाद उन्होंने कहा था कि किसी किस्म का ईरान बम नहीं बना रहा है। तो बताना यह है कि जिस तरीके से ये दोनों एजेंसीज काम करते हैं, आईएईए हो या यूनाइटेड नेशन हो, उसका खुद एक जो है एक तरफा वो एक बायस काम करते हैं। और ये इस टाइम पे ये साफा का रिसिग्नेशन ये भी हो सकता है कि एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है कि ईरान को प्रेशर किया जा रहा है इनडायरेक्टली कि देखो न्यूक्लियर इस्तेमाल हो सकता है। मगर ईरान इसके लिए पहले से तैयार है। जैसा कि जो सुप्रीम लीडर जो साबिका आयतुल्लाह खामेनी के जो एक खास एडवाइजर हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि वी आर जस्ट ए वन स्विच अवे। ये 2 साल पहले की बात है। तो वी आर वन स्विच अवे, हम बना सकते हैं मगर हम नहीं बना रहे हैं न्यूक्लियर बम। तो बताना यह है कि अगर किसी किस्म का हमला होता है तो आईआरजीसी का हाल ही में बयान ये आया है कि अगर हम पर हमला होता है तो हम उसी लेवल का हम जवाब देंगे। तो पूरा खित्ता इसमें जो है इसके चपेट में आ सकता है। और पहले तो रोक इजराइल को लगानी चाहिए, जो कि आईएईए का सिग्नेटरी नहीं है, न्यूक्लियर प्रिफरेशन एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है। वो पूरी दुनिया पे जो है हुक्म करता है, हुक्म देता है कि क्या बोलते सो ये लोग जो है जैसा ईरान जैसा मुल्क इसमें नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा, जबकि वो खुद एक सिग्नेटरी मेंबर नहीं है। तो दुनिया को चाहिए कि इजराइल को उस ट्रीटी के तहत लाए, उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसका इंस्पेक्शन हो, उनको भी जो है कसा जाए वहां पर। और जिस तरीके से ईरान मेंटली प्रिपेयर्ड है। और रही बात ये इस्तेमाल करने की, इराक में जो फलूजा इलाका है वहां पे ऑलरेडी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वहां पे इस्तेमाल हुए हैं 2008-9 के महीने, 2008-9 के 9 साल में, 2008 एंड 2009 में। और वहां पे जिस तरीके से आज फलूजा बर्थ का वहां पे एक बड़ा वहां पे जिस तरीके से नए नवमौलूद बच्चे पैदा होते हैं, इतने जो है इन ह्यूमन वे में वहां पे उनको जो है उनकी तवल्लुद होते हैं कि क्या बोलते सो वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। तो ये जालिमाना जो हरकत इजराइल और अमेरिका की रही है, वो हमेशा ये न्यूक्लियर या एटॉमिक बम उन्होंने इस्तेमाल किया है। और अगर अभी भी करते हैं तो ईरान उसके लिए तैयार है कि वो बराबर जो है उसी किस्म का वो जवाब देने के लिए तैयार है। ब्रिगेडियर शरदिंदु साहब, आपके पास आना चाहूंगे। यूएन की क्रेडिबिलिटी को आप कैसे देखते हैं? ये गंभीर इल्जाम लगा है मोहम्मद साफा के जरिए। देखिए, मैं इसको देखता हूँ कि एक तरीके का वर्ल्ड में परसेप्शन बनता चला जा रहा है कि आईएईए जो है एक बड़े पार्टीशन तरीके से चीजों को सामने रखता है। वो वही बातें बोलता है जो अमेरिका के फेवर में जाती है। इस तरीके का एक वर्ल्ड में परसेप्शन बना है। और उनकी जो कार्यशैली वो हमेशा से क्वेश्चन मार्क रही है, क्योंकि वो अपने वक्तव्यों पे टिकते नहीं है, एक तरीके का पार्टीशन एटीट्यूड रखते हैं। और जिस तरीके से उनको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह काम करना चाहिए और पूरे विश्व में इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाता है। तो ये उनकी जो भी रिपोर्ट आती है, जिस भी तरीके, चाहे वो रशिया यूक्रेन युद्ध के समय की बात हो, चाहे इस समय
ईरान के ऊपर जो इस तरीके के आज की डेट में तमाम तरीके के जो डेंजरस सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके प्रति हो, उनके जो रिपोर्ट में जब तक आपकी ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंट आउटलुक नहीं होगा तब तक आपकी रिपोर्ट को लोग मानेंगे नहीं, खारिज करते रहेंगे और आपके ऊपर पार्टीजन होने का तोहमत लगाते रहेंगे। तो आज की डेट में मैं इसको समझता हूं कि जो भी सिचुएशन जिस तरीके से मोहम्मद सफा ने रिजाइन किया है, उनके जो रीजंस हैं वो बड़े जेन्युइन नजर आते हैं और जी इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और नए तरीके से हमें उस पर रीवर्कआउट करना पड़ेगा। जो आईएईए को थोड़ा और आपको अथॉरिटी और राइट्स देने पड़ेंगे, ना कि उनको पूरा वेस्टर्न पावर या अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट बना के। जब इस तरीके की व्यवस्था होगी और उनके ऊपर कुछ अपने डिसीजन को इम्पोज करने का जब तक इंटरनेशनल लॉ नहीं बनेंगे तब तक शायद ये स्थिति बनी रहेगी। वो आते हैं, सर्वे करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, चले जाते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। आज की डेट में ये स्थिति हो रखी है। लेकिन मेरा मानना है कि थ्रेट तो बढ़ा है पूरे विश्व में, इसमें तो कोई शक नहीं, और इसके एक्शन को भी डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। और साथ में जो अमेरिका हर चीज को अपने फेवर में कराने की कोशिश करता है वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। इससे देखिए सच झूठ और सही गलत का जो डिफरेंशिएशन है वो खत्म होता जा रहा है। अमेरिका जो बोले वो सब सही और बाकी दुनिया कुछ बोले वो सब गलत। इस तरीके की जो व्यवस्था और जो नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ चला जा रहा है वो पूरे विश्व के लिए खतरनाक है, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है सर। मुस्तफा जैदी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मिडिल ईस्ट की ये जो जंग है अमेरिका के साथ, जो ईरान की जंग चल रही है इजराइल के साथ, वाकई में ये न्यूक्लियर वॉर में तब्दील होने जा रही है? क्योंकि अब तक जो खबरें हैं उसमें कहीं भी ये पुख्ता तौर पर सामने नहीं आया है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है, ये वाजे नहीं है। लेकिन अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इजराइल के पास भी है, लेकिन ऑफिशियल इसे एडमिट नहीं किया जाता है। मेरा सवाल इसी से आपको, अगर न्यूक्लियर वॉर यहां छिड़ता है तो उसके नताइज क्या होंगे और ईरान का स्टैंड आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, ईरान का जो स्टैंड है वो आप ईरान इराक की जंग में देखना होगा। इसीलिए कि जो आखिरी साल था 1989 का, जब सद्दाम ने केमिकल वेपन्स जो जर्मनी और फ्रांस से लेकर ईरान की वहां की फौज पे जो है इस्तेमाल किया था और कुर्दिस्तान में करीब 50 से 60 हजार आदमियों की जान ली थी ये केमिकल वेपन से, जो वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड केमिकल वेपन था। उसके बाद लोग जो है आयतुल्लाह खुमैनी के पास, जो फाउंडर ऑफ द रेवोल्यूशन है, उनके पास गए थे और जाके कहा था कि हमको भी जो है ये केमिकल वेपन या न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए। तो उसी टाइम पर आयतुल्लाह खुमैनी ने ये कहा था कि ये बम बनाना हराम है। तो उसी तर्ज को लेकर, उसी लाइन को लेकर आयतुल्लाह खामेनाई ने भी 37 इयर्स अपना वो जो फतवा था उसको जो है उन्होंने इंटैक्ट रखा और उन्होंने कहा कि इसकी हमको जरूरत नहीं है। और हम अगर देखेंगे भी कि न्यूक्लियर बम एक सिक्योरिटी नहीं हो सकता, इसीलिए कि अगर न्यूक्लियर बम सिक्योरिटी होता है तो सोवियत यूनियन के पास कई सौ कई हजार जो है न्यूक्लियर बम हुआ करते थे, मगर वो पूरा इम्प्लोड हो गया, मुल्क पूरा कोलैप्स हो गया एज ए बिग कॉन्टिनेंट। तो असल जो उन्होंने कहा कि दूसरे जो असल मामले है जो कंट्री को मजबूत कर सकते हैं वो मईशत है और सेल्फ डिफेंस है, जिसमें आज पूरी दुनिया देख रही है मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी। उन्होंने 1989 में जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। पहले जो एक रॉ ड्रोन हुआ करते थे वो ऑलरेडी ईरान ने 1989 में इस्तेमाल शुरू कर दिया था। तो बताना यह है कि ईरान अपने इस स्टैंड को लेकर अभी भी जो है वो शायद वो बिल्कुल कायम रहेगा, मगर क्योंकि अगर किसी किस्म का अगर हमला होता है तो शायद डॉक्ट्रिन चेंज भी हो सकती है। मगर आज तक वो उन्होंने खुले तौर पर कह दिया कि ये हराम है और हम नहीं बनाएंगे। और खुद आयतुल्लाह खामेनाई का ये स्टेटमेंट था कि हम अगर बनाना होता है तो हम अलग-ऐलान बनाएंगे और हमको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जैसा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकी है, उनकी रेजिस्टेंस को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकी है, उसी तरह न्यूक्लियर बम बनाने की ताकत अगर वो कल के दिन बम बनाते हैं, अगर डॉक्ट्रिन चेंज होता है तो कोई नहीं रख सकते हैं। और रही बात तबाही की, ये तबाही पूरा खित्ता जो है इसमें झुलस सकता है। वेस्ट एशिया, पूरे अरब ममालिक इसमें झुलस सकते हैं। भले ये इसका जो रेडिएशन है पूरे यूरोप तक जा सकता है। इसीलिए और पूरा रशिया, ये क्योंकि कैस्पियन सी नॉर्थ में हो या जो
सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी जो है इसमें झुलस सकते हैं। तो क्योंकि बम जब गिरता है तो उसका जो रेडिएशन है, जो आफ्टर इफेक्ट्स है, पूरी दुनिया इसका जो है शिकार हो सकती है। नहीं, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो बात कर रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग के अलंबरदार है, उनको चाहिए कि अपने आप को जो है कंट्रोल में लाकर जो है ये बम बनाने और इस्तेमाल करने वालों को रोके। बस इतना कहना। पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा अगर ऐसा होता है आने वाले वक्त में, जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है। मेरा सवाल यहाँ पर ब्रिगेडियर शरदेंदु सर आपसे है, आपको क्या लगता है कि ट्रंप हालिया दिनों में आपने देखा होगा उनके जिस तरीके से स्टेटमेंट्स, उनके बयान सामने आ रहे हैं, बहुत कुछ वो वाजे करते हैं। एक बार कहते हैं कि वो ईरान को इसलिए कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि आतंकवाद को वो जगह देता है, आतंकवाद को पालता है। दूसरी तरफ कहते हैं कि ईरान को वो इसलिए कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि वो ईरान का तेल चाहते हैं। बेसिकली वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वॉर जो है ये किसी भी तरह से आतंकवाद की तरफ नहीं, या इस तरह की चीजों को जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया उससे इतर कई संसाधनों की लड़ाई है, और ईरान मजबूती के साथ यहां खड़ा हुआ है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बार बार स्टेटमेंट बदलते हैं, उनको खुद पता नहीं है कि वो इस युद्ध से क्या चाह रहे हैं, और वो इस युद्ध में कूदे एक नी जर्क एक्शन के तहत, जिसको कि एक्सप्लॉइट किया बेंजामिन नेतन्याहू ने। बेंजामिन नेतन्याहू चाहते थे कि अमेरिका शुरुआत करे ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए, जिससे कि पूरा ईरान का एम्फेसिस अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को डिस्ट्रॉय करने में चला जाए और टू सम एक्सटेंट इजराइल सेफ हो सके। लेकिन इजराइल ने अमेरिका के साथ साथ युद्ध में पार्टिसिपेट किया, और आज की डेट में तल अवीव भी चल रहा है, हाइफा भी चल रहा है, तमाम उनके मिलिट्री और सिविलियन टारगेट को ईरान बखूबी से इंगेज कर रहा है। देखिए, ईरान में मसला सिर्फ तेल का नहीं है, तेल के साथ पेट्रो डॉलर में उसके जो एक्सचेंज होता है उसका, और साथ में मिडिल ईस्ट में जब चाइना की बढ़ते कदम थे तो उसको भी रोकने की कोशिश की थी। बीच में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में उसकी गिरफ्त कमजोर हुई थी, लेकिन आज की डेट में अमेरिका फिर से बड़े स्ट्रांगली, क्योंकि उसने अब्राहम अकॉर्ड करने के साथ साथ ही देशों को तोड़ना शुरू कर दिया था मिडिल ईस्ट के। जीसीसी का जो स्ट्रांग एक यूनियन बनना चाहिए था उसको बनने नहीं दिया। अब्राहम अकॉर्ड करा के एक गल्फ कंट्रीज में एक ग्रुप ऑफ नेशन क्रिएट कर दिया जो कि इजराइल के साथ जाके खड़ा हुआ, और कहीं ना कहीं फलस्तीन कॉज को उन्होंने किनार कर दिया। और फलस्तीनियों के कॉज के लिए सिर्फ लड़ता रहा तो हमस, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान के तमाम प्रॉक्सीज। ईरान को अपने स्टैंड को क्लियर करते करते इतना समय लग गया कि अल्टीमेटली उसकी एनिमिटी अमेरिका के साथ होगी। ईरान की बदहाली के लिए पूरा जिम्मेदार अमेरिका, क्योंकि उसने पिछले 40 साल से इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रखा था कि ईरान की करेंसी वहां उभर नहीं पाई। तमाम रिसोर्सेज होते हुए भी जिस तरीके से ईरान में इन्फ्लेशन हुआ, आम जो नेसेसरी आइटम है उसकी किल्लत हुई, वो अल्टीमेटली देन थी अमेरिका की। जब अमेरिका उसमें सक्सेस नहीं हुआ तो उन्होंने प्रोटेस्ट को आग देना शुरू किया, और फिर अल्टीमेटली जो हुआ वो आपके सामने। तो अमेरिका बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है ईरान में अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए। कहीं ना कहीं उसको डर है कि ईरान जो है वो डॉलर में एक्सचेंज ना करके क्रूड ऑयल को वहां की लोकल करेंसी में कर सकता है, चाइना के लोकल करेंसी में कर सकता है, लिहाजा अमेरिका का यहाँ इंटरवेंशन बनता था। ये सारा खेल एनर्जी को कंट्रोल करने का, और अमेरिका पूरी तरीके से इसको कंट्रोल करना चाहता है। दुनिया का कोई रिसोर्स हो अमेरिका उसको छोड़ना नहीं चाहता, वो चाहता है कि उस पर अमेरिका का कंट्रोल बना रहे, और इसी वजह से ईरान को भी वो ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। उसने लीबिया को सत्यानाश किया, इराक में सत्यानाश किया, अफगानिस्तान को बर्बाद किया, अब ईरान का नंबर है। लेकिन ईरान जिस तरीके से उसने अपने लड़ने के स्टाइल को चेंज किया, जिस तरीके से आज वो रेजिस्टेंस पे है, जिस तरीके से आज वो लगातार डैमेज कर रहा है, उसने स्टेट ऑफ हार्मोज को पकड़ रखा है। वो ऐसा इलाका 20% एनर्जी को कंट्रोल करता है। अमेरिका के पास ऑल्टरनेटिव नहीं है कि कैसे स्टेट ऑफ हार्मोज को खोले। कभी वो आइलैंड को कैप्चर करने की बात करता है, कभी मरीन कमांडो उतारने की बात करता है, कभी डेल्टा फोर्स की बात करता है, कभी 82 एयरबोर्न डिवीजन की बात करता है। अगर आप इन सारे फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ करेंगे, तो उसको सस्टेन कैसे करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या उससे। बिल्कुल, आपने ये बहुत वैलिड यहाँ पर पॉइंट रेज किए हैं, और इन सवालों का जवाब तलाशा भी जा रहा है, और हम भी चाहते हैं इन सवालों का जवाब आपसे लें, लेकिन मुआजरत चाहूंगी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ वक्त की पाबंदी की वजह से। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।